डाटा साइंस और मशीन लर्निंग का क्रेज है इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप किसी से जनरली जो स्टार्ट कर रहा है उससे अगर पूछोगे कि आपको क्या बेसिक पाइपलाइन पता है डाटा साइंस की, डाटा साइंस प्रोजेक्ट में होता क्या है, तो इंटरव्यूज में इस क्वेश्चन का एम्प्लॉयज या आप कह सकते हो जो स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज बनने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो आंसर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि या तो उन्होंने एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर काम किया होता है या तो मॉडल बिल्डिंग के ऊपर काम किया होता है, फिर फर्दर स्टेजेस ऑफ द पाइपलाइन के बारे में उन्हें नहीं पता होता है। तो एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड कैसे चलता है, क्या क्या मेजर काम उसमें होता है, अगर आप डाटा साइंस पाइपलाइन की बात कर रहे हो, डाटा साइंस प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, उस चीज को प्रैक्टिकली हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। तो ये वीडियो उन सभी इंप्लॉयज के लिए जो डाटा साइंस में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आना चाहते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। प्लस जो इंडस्ट्री में आना एंटर कर रहे हैं अभी एज फ्रेशर्स, उनके लिए तो डेफिनेटली ये कंटेंट हेल्पफुल होगा। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिकल वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रहा हूं डाटा साइंस पाइपलाइन की। तो नोटबुक पे आप देख भी सकते हो, लिखा हुआ है डाटा साइंस पाइपलाइन ए स्टेप बाय स्टेप गाइड यूजिंग पाइथन। ठीक है, ऑब्वियसली यू मे बी नोइंग, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। पाइथन एक्चुअली वर्क्स एज ए बैकबोन टू मोस्ट ऑफ योर डाटा एनालिटिक्स वर्क। ठीक है, हालांकि आर में भी आजकल प्रोग्रामिंग होती है और उसके अंदर भी कुछ अच्छे विजुअल्स प्लॉट्स के लिए उसे जाना जाता है, लेकिन फिर भी पाइथन की अलग पहचान है, अलग कम्युनिटी बनी हुई है। तो पाइथन में ज़्यादातर डाटा साइंस कम्युनिटी के लोग कोडिंग करना प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पहली चीज़ आप समझो कि जो डाटा साइंस पाइपलाइन है, पाइपलाइन से क्या मतलब है, यहाँ कोई पानी की लाइन तो है नहीं, लेकिन पाइपलाइन का मतलब ये है कि जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड चलता है वो कैसे चलता है। ठीक है, आप डाटा साइंस को यूज कैसे कर सकते हो। डाटा साइंस का मतलब ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं से डाटा आ रहा होगा जिसपे आप अपना कुछ ना कुछ एनालिसिस कर रहे होगे, कुछ ना कुछ कोडिंग पाइथन को यूज करके बेसिकली कुछ ना कुछ उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे होगे, उस डाटा को कुछ ना कुछ निचोड़ रहे होगे बेसिकली। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो, ताकि आप उस डाटा को मीनिंगफुल इनसाइट्स निकाल रहे हो। ठीक है, उससे आप क्या समझ पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर पाइथन और डाटा साइंस नॉलेज, वो है मेन क्वेश्चन। तो डाटा साइंस में ये बात समझो, कहीं ना कहीं से डाटा आ रहा होगा, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे होगे, फाइनली कुछ ना कुछ इनसाइट निकालोगे। इस टाइप से चीजें फ्लो करती हैं। अब आप ये समझो कि जो डाटा साइंस पाइपलाइन है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख के भी लाया हूँ। तो डाटा साइंस पाइपलाइन और स्टेप्स बाय स्टेप मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ डिटेल में, ताकि ये प्रैक्टिकल हो और इंटरेस्टिंग सेशन बन सके। ठीक है, डाटा साइंस कोई बोरिंग चीज नहीं है। सबसे पहली चीज क्या है, आपको स्टोरी की तरह सब कुछ समझना पड़ेगा, बिकॉज you should know the art of storytelling and understanding the story. That's the main secret of success in data science, to be straightforward. ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पहला स्टेप जो होता है वो है डाटा कलेक्शन। कहीं ना कहीं से डाटा आ रहा होगा जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे पहला स्टेप होता है डाटा कलेक्शन। एक बार डाटा आ जाता है तो आप उसके ऊपर कुछ प्री प्रोसेसिंग करते हो, मतलब मेन प्रोसेसिंग करने से पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है। ठीक है, ये होता है स्टेप 2। फिर होता है ईडीए, ये बड़ा फेमस होता है दोस्तों, और ज्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चन मतलब जो डाटा साइंस के रोल के लिए लिए जा रहे हैं वहां पे ईडीए तो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है तो ईडीए पे तो काम जरूर किया होगा। ईडीए इज एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। आप क्या कर रहे हैं, डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, ताकि उसमें से कुछ ना कुछ मीनिंगफुल आउटकम निकाल सके। ठीक है, अगला स्टेप होता है फीचर इंजीनियरिंग एंड स्केलिंग। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग एंड स्केलिंग। अभी फीचर क्या होता है, डाटा के अंदर बहुत अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, या बेसिकली डाटा एंट्रीज होती हैं, जिन्हें हम फीचर कहते हैं, जो हमारे मशीन लर्निंग एआई में जो मॉडल बनाते हैं वहां पे यूज होते हैं। तो उनसे कुछ ना कुछ हमें खिलवाड़ या छेड़छाड़ करनी पड़ती है ताकि उसे और मीनिंगफुल बनाया जा सके। ठीक है, वो इंजीनियरिंग का स्टेप, स्केलिंग का स्टेप होता है। फिर बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और जनरली ये स्टूडेंट्स को पता होता है, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन। आप मॉडल ट्रेन करते हो, फिर इवेल्युएट करते हो। ठीक है, एंड फाइनली व्हाट हैपेंस इज यू सेव एंड लोड द मॉडल। ठीक है, अभी क्या होता है, ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों, लेकिन ये स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फाइनली जब आपका मॉडल सेव हो जाता है, वहां पे आपका काइंड ऑफ वर्क खत्म हो जाता है। ये मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, जब आप मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, आप स्क्रैच डाटा से मॉडल एंड तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद और भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपको ये मॉडल कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना होता है। हो सकता है कि रियल टाइम में आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर रहे हो, क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर रहे होगे, तो इस टाइप से अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन इन सभी स्टेप्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन, ताकि अगली बार आपसे डाटा साइंस इंटरव्यू में कोई बैठे, आप में से कोई भी जो वीडियो देख रहा है, तो अनजाना ना रहे और अच्छे तरीके से जवाब दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आता है डाटा कलेक्शन। जैसे मैंने बताया,
डाटा कलेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से डाटा तो आएगा। अब पाइथन जिसको नहीं पता उनके लिए फिर से बता देता हूँ, आप कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हो, पैकेजेस को इंपोर्ट करते हो। ये सारी चीजें मैं नीचे कोड में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। पाइथन इज ए लाइट लैंग्वेज। जब आप डायरेक्टली पाइथन को डाउनलोड कर लो, उसके बाद ये जुपिटर नोटबुक जो है, ये जो नोटबुक मैंने खोली हुई है, यहाँ पे हमें क्या होता है, एक एक कोड को बेसिकली जो भी चाहिए होता है वो वाला एलिमेंट ले सकते हैं हम, ठीक है। इसलिए लाइट होता है पाइथन जुपिटर नोटबुक पे जब काम करते हैं पाइथन में। और जो आप एनाकोंडा जैसे बड़े सॉफ्टवेयर्स लेते हो, वहाँ पे सारे पैकेजेस पहले आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत हैवी बन जाता है, ठीक है। इसलिए लोडिंग में बहुत टाइम लेता है जनरली एनाकोंडा सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे पाइथन में ये इजी चीज़ है, जो भी आपको चाहिए आप पहले इंपोर्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हुई है, पांडास लिखा हुआ है और नमपाई। ये दो भाई साहब जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, नमपाई और पांडास, इनको आप जनरली हर डाटा साइंस प्रोजेक्ट में देखोगे ही देखोगे। इनसे तो आपकी जान पहचान हो ही जाएगी अगर आप डाटा साइंस में काम कर रहे हो। यहाँ पे आप ये समझो कि जो नमपाई होता है, ये बेसिकली आपके डाटा के साथ कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकली उसे चेंज करने के लिए, डायमेंशंस उसके चेंज करने के लिए, या जो भी चीज़ें आप बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डाटा के साथ डील करते हो, वहाँ पे नमपाई का यूज़ डेफिनेटली करते हो। तो नमपाई इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल किट इन योर डाटा साइंस। अभी क्या है, यहाँ पे एक और लिखा हुआ है मैंने, पांडास। पांडास क्या है, पांडास बेसिकली आपके जो डाटा है, जब हम डाटा को रीड करते हैं, किसी फाइल को रीड करते हैं, तो वो डाटा फ्रेम के फॉर्मेट में, सीरीज के फॉर्मेट में, या कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज डाटा फ्रेम के फॉर्मेट में हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। अब उसे पांडास की मदद से रीड किया जा सकता है। इस वजह से ये पांडास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और नमपाई तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आप डाटा को चेंज कर रहे हो, डायमेंशंस देख रहे हो, उसके कुछ भी कर रहे हो न्यूमेरिकली, वहाँ पे नमपाई की जरूरत पड़ेगी। इसलिए नमपाई एंड पांडास जितने अच्छे आपके होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएंगी चीज़ें, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है, आराम से हो जाएंगी। मैटप्लॉटलिब भी जनरली चाहिए होता है। यहाँ पे हम लोग क्या है, लाइब्रेरीज मैटप्लॉटलिब वाली क्यों ले रहे हैं, ताकि हम लोग क्या प्लॉटिंग कर सकें। प्लॉट जैसे अब आगे डाटा हमारे पास आएगा तो कुछ ना कुछ इनसाइट्स निकालनी है ना, उससे प्लॉट करके देखना पड़ेगा प्रेडिक्टर के साथ कैसे आउटपुट आ रहा है, क्या मैंने प्रेडिक्ट किया है, क्या एक्चुअल डाटा है। उस टाइप से जब मैं चीज़ें देखूंगा तो वो सारी मुझे मैटप्लॉटलिब की मदद से आसानी से पता चलती रहेंगी। दैट्स वेयर मैटप्लॉटलिब इज इंपॉर्टेंट। फिर सीबॉर्न भी उसी तरीके से प्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी एसक्यूएल से बहुत सारी चीजें मैंने ली हुई हैं, ये मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग के लिए जरूरत पड़ती है। और आपसे डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप डाटा साइंस इंटरव्यू में बैठते हो। किस टाइप के क्वेश्चंस, कि नमपाई किस लिए यूज होता है, पांडास किस लिए यूज होता है, मैटप्लॉटलिब क्यों, एसक्यूएल का क्या काम है, ठीक है, साइकिट लर्न बोलते हैं इसे। अब मॉडल सिलेक्शन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वगैरह ये सब क्या बताता हूँ मैं आपको एक एक करके, लेकिन ये सारी चीजें आपसे बेसिकली पूछी जाती है। तो पहला स्टेप क्या है, जब हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो डाटा कहाँ आया, ये तो पहले मैंने इंपोर्ट कर लिया सारी चीज जो मुझे नीचे चाहिए। अब डाटा यहाँ पे आएगा दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पे रैंडमली एनपी नमपाई को यूज करते हुए, नमपाई को एज एनपी मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो मैं नमपाई को यूज करते हुए यहाँ पे रैंडम इसका एक मेथड होता है, तो रैंडम से कुछ ना कुछ रैंडम नंबर्स बना रहा हूँ और रैंडम डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, एरिया, बेडरूम, बाथरूम, ठीक है, सिटी का नाम, इन सब में से, और एरिया, उसका प्राइस कितना होगा। तो इस टाइप से मैं थोड़ा रैंडम डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मतलब सिंथेटिक डाटा भी आप बना सकते हो, ये सैम्पल डाटा है, ऐसे रॉ डाटा बना सकते हो अगर आपके पास डाटा नहीं है तो भी, ठीक है। ये वही चीज़ है, यहाँ पे मैंने डाटा बनाने का काम किया है। और डाटा अगर आपके पास है तो डायरेक्टली उस फाइल को लोड भी कर सकते हो पाइथन में, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो आपके पास डाटा आ जाता है वो एक डाटा फ्रेम फॉर्मेट में होता है, जो कैसा लगता है, जो कुछ ऐसा नजर आता है, जहाँ पे आपके पास कुछ रोज होंगी, यानी ये रोज है, और कुछ कॉलम्स होंगी, ये कॉलम्स, ठीक है। और इनमें से ऐसा होता है कि एक चीज ऐसी होगी जनरली, जब हम सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं, आगे चल के देखेंगे क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग वगैरह वगैरह, लेकिन एक चीज होगी जिसे हम प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, जिसके लिए मॉडल बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस होता है, जनरली मुझे प्राइस ढूंढना होता है ना, ये प्लॉट का प्राइस कितना होगा, ये फ्लैट है तो इसका प्राइस कितना होगा। तो जो आपका टारगेट होता है वो होता है बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम लोग y बोलते हैं, ये जिसकी ढूंढने की कोशिश करते हैं, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, जो इस केस में प्राइस है, जो मैंने आपको डाटा यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ, ठीक है। और ये सारे फीचर्स हैं आपके, एरिया फीचर है, बाथरूम एक फीचर है, ठीक है, बेडरूम एक फीचर है, सिटी एक फीचर है। तो इस टाइप से आपके सामने डाटा आ जाता है। अब ये डाटा किसी भी शेप में हो सकता है, किसी फॉर्मेट में हो सकता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं आगे जाके, जैसे मैंने जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, काफी सारे स्टेप्स नहीं बता पाते हैं। जब इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्सप्लेन द डाटा साइंस पाइपलाइन, वो डायरेक्टली बोलते हैं डाटा आ गया, उसके बाद मॉडल ट्रेन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, अलग अलग मैट्रिसेस हैं, ऐसा सब बोल देते हैं। लेकिन ये चीजें जो बीच में मैंने लिखी हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्यों डाटा आपके पास क्लीन नहीं आता है। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, अलग अलग कंपनीज के साथ जुड़ोगे और काम करोगे, तो उसके बाद आप देखोगे कि डाटा क्लीन नहीं होता है, बहुत डर्टी फॉर्मेट में आता है। यानी कहीं पे मिसिंग वैल्यूज आ रही है, कहीं पे रॉन्ग एंट्रीज आ रही हैं, इररिलेवेंट वैल्यूज आ रही हैं, कहीं पे डाटा टाइप सही नहीं है। तो इन सभी को ठीक करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, जिसे डाटा इंजीनियर कहा जाता है। जनरली आप डाटा साइंस प्रोजेक्ट में एज डाटा इंजीनियर लगते हो जब आप डाटा को क्लीन कर रहे होते हो और काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ी हुई कर रहे होते हो। तो यहाँ पे डाटा प्री प्रोसेसिंग प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इज स्टेप 2। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने इस डाटा को लिया और इस डाटा में डायरेक्टली मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे गेट डमीज कर लिया। गेट डमीज क्या है, जो भी कैटेगरिकल फीचर है उसे न्यूमेरिकल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल का क्या मतलब है, जैसे कि आप देखो जो सिटी था ना मेरे पहले वाले डाटा में, सिटी। अब आपका मशीन लर्निंग मॉडल, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना डाटा साइंस प्रोजेक्ट में, मशीन लर्निंग मॉडल ऑलवेज डील्स विद नंबर्स। नेम से उसे कुछ मतलब नहीं, नंबर से वो क्वांटिटी समझ सकता है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, वैल्यू से समझ सकता है। इसीलिए नाम कुछ भी नहीं है, वैल्यू प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो यहाँ पे क्या है, इसी वजह से जो ये नाम लिखे हुए हैं ना, शिकागो, न्यूयॉर्क वगैरह अलग अलग जगह है, इनको मुझे अलग फीचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या है इसे मैं मीनिंगफुल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकूं। तो यहाँ पे ये जो कैटेगरिकल फीचर, इसे बोलते हैं हम कैटेगरी, जिसकी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं और कैटेगरीज होती हैं, सर्टेन नंबर ऑफ कैटेगरीज होती हैं। तो ये कैटेगरिकल फीचर को न्यूमेरिकल फीचर में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो भी प्री प्रोसेसिंग स्टेज में ही आता है, जो कि यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हो इसे चेंज कर दिया, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में आ गया, जो बेसिकली 0-1 का ही फॉर्मेट होता है, इसे बाद में 0-1 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप ये समझो कि जब आपके पास रॉ डाटा आ जाता है, आप उसे क्लीन करने का काम करते हो, दैट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ज़्यादातर टाइम क्या इंडस्ट्री में डाटा क्लीनिंग में जाता है, क्योंकि डाटा ही इतना ज़्यादा वेस्टेज ऑफ क्वांटिटी उसके अंदर है कि उसे क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्टेप 3, दिस इज एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। अब मैं डाटा के अंदर, मेरे को मान लो कि मुझे क्लीन मिल चुका है डाटा, आपके पास रॉ डाटा आया, आपने उसे साफ सफाई की, उसे प्री प्रोसेस किया, क्लीन कर लिया डाटा, जितने भी आउटलायर थे उसे निकाल दिया। आउटलायर भी एक एस्पेक्ट होता है जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज आपके पास होती हैं, आप उसे हैंडल करते हो। उसके बाद जैसे मैंने बताया कुछ मिसिंग वैल्यूज वगैरह होंगी, या कुछ कैटेगरिकल टू न्यूमेरिकल है, इस टाइप से जो भी सारा काम आता है ये प्री प्रोसेसिंग स्टेज 2 में होता है। अब स्टेज 3 पे है, आप ईडीए कर रहे हो, यानी आपका डाटा क्या है, रॉ डाटा आया था, उसे आपने साफ कर लिया, क्लीन है। अब उस पर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस किया जा सकता है ताकि कुछ मीनिंगफुल इंसाइट निकाले जा सके, ठीक है। अब आता है ईडीए का स्टेप। यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैं फीचर का कोरिलेशन देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कोरिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे प्राइस देखना है। अब आप प्राइस से देखोगे 0.42 सबसे ज्यादा कोरिलेशन हो रहा है, इस सिटी के नाम से आ रहा है, न्यूयॉर्क सिटी। इसका मतलब कुछ ना कुछ लेना देना है सिटी का, न्यूयॉर्क सिटी का और प्राइस का। जब भी न्यूयॉर्क सिटी की बात होती है शायद प्राइस हमेशा हाई आता हो, या हो सकता है कि प्राइस हमेशा लो आता हो। यहाँ पे इस केस में ऑब्वियसली न्यूयॉर्क है तो हाई आता होगा। तो इस टाइप से आप कोरिलेशन समझ सकते हो, मतलब कि बिना एक्चुअली अभी अपना एनालिसिस किए आप ये समझ सकते हो कि जो आपका टारगेट है उसकी कोरिलेशन किसका सबसे ज्यादा है, कौन सी वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज उस टारगेट को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है। वो सारा काम आप बेसिकली ईडीए में करने की कोशिश करते हो। आप अलग अलग तरीके, तो एक ही यहाँ पे कोरिलेशन के बारे में बताया मैंने, लेकिन आप अलग अलग तरीके से बाइवेरिएट प्लॉट्स बना सकते हो, ठीक है, और एनालिसिस कर सकते हो कि कितना इंक्लिनेशन है अलग अलग फीचर्स का टारगेट के ऊपर। वो सारे एनालिसिस वाला काम यहाँ पे कर सकते हो। दिस इज स्टेज 3 जब आप ईडीए करते हो। और ईडीए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, ईडीए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आप अपने डाटा के बारे में सारा डायग्नोस कर लेते हो, पूरा ऑपरेशंस कर लेते हो डाटा में, और क्या क्या है, कैसे कैसे आप करोगे। इसलिए ईडीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला स्टेप होता है फीचर इंजीनियरिंग एंड स्केलिंग। एक बार आप ईडीए कर लेते हो दोस्तों, तो आपको फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ता है। फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, कभी कभार आपके पास डाटा मान लो कि इरेलेवेंट सा डाटा है, तो आपको कंबाइन करके एक मीनिंगफुल फीचर बनाना होता है, तो फीचर इंजीनियरिंग करना होता है। जैसे मान लो कि आपके पास नंबर ऑफ बेडरूम्स दिए हुए हैं और कहीं ना कहीं पे आपको प्लॉट साइज भी गिवन है। अभी आपको पता है नंबर ऑफ बेडरूम्स अगर बढ़ेंगे तो प्लॉट साइज भी बढ़ेगा, थोड़ा ऑब्वियस है, ठीक है। और इसी टाइप से कुछ और भी कोरिलेशंस हो सकते हैं अलग अलग, तो आप इन दोनों को मिला के एक फीचर बना सकते हो। आप फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हो और फीचर को चेंज कर सकते हो, फीचर के ऊपर इंजीनियरिंग करके एक नया फीचर बना सकते हो। इसे ही कहा जाता है फीचर इंजीनियरिंग। और दूसरा मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है दोस्तों, वैसे तो आप डिटेल में समझेंगे, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा आपको स्केलिंग क्या होता है, लेकिन क्या होता है अभी के लिए ये समझो कि हो सकता है कि सारे फीचर सेम रेंज में नहीं है। प्राइस क्या है, हजारों में होगा, लाखों में होगा। नंबर ऑफ साइज ऑफ बेडरूम्स कितने होंगे, 2 4 5, इन गिनतियों में होंगे, ठीक है। इसलिए ये जो वेरिएशन है क्वांटिटी वाइज,
क्योंकि आपका मशीन लर्निंग मॉडल के लिए तो क्या किसी को नहीं पता ना ये बाथरूम कितने हैं, ये बेडरूम कितने हैं, और ये जो है साइज दे रहा है, क्वांटिटी क्या अलग अलग है, प्राइस की क्वांटिटी कैसे अलग अलग है। तो उस सिचुएशन में मशीन लर्निंग मॉडल को एक कॉमन रेंज देनी होती है ताकि हम डाटा को एक रेंज में स्केल कर सकें, ताकि वो सभी को एक बराबर लेंस के साथ ट्रीट कर सके। दैट इज द मेन रोल ऑफ स्केलिंग। तो ये डाटा स्केलिंग भी यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है आप सभी का फेवरेट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडल ट्रेनिंग। जो मैंने ऊपर मॉडल लोड किए थे, मैं क्या करता हूँ अपना, पहले मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, और भी चीज़ें हैं ऊपर कि मैं डाटा को स्प्लिट करता हूँ, ट्रेनिंग, टेस्टिंग वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होता है उसके बाद मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा डाटा है मेरे पास उसके ऊपर उसे ट्रेन कर रहा हूँ, उसे बता रहा हूँ कि मान लो कि इतना साइज है, इतने नंबर ऑफ बेडरूम है, और ये एरिया है, ये सिटी है, तो इसका प्राइस ये है, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग एग्जाम्पल्स उसको दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि क्या आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी प्लॉटियों के पता चल गए कि कितने प्लॉट आपके आसपास घर के हैं, ठीक है। जो प्लॉट आप लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर घर के आसपास कितने प्लॉट हैं, उनका प्राइस कितना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका प्राइस भी लगभग उतना ही होगा, कि सारे फैक्टर्स उससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। यही मशीन लर्निंग मॉडल का कोर होता है। आप उसको इतना डाटा दे देते हो, सिमिलर काइंड ऑफ डाटा, कि वो नए डाटा जो सेम सा ही होता है उसके ऊपर प्रेडिक्शंस करने के लिए कैपेबल हो जाता है, ठीक है। जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है आपका टारगेट, वो फिल करने के लिए वो कैपेबल हो जाता है। एंड दैट्स वेयर मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्रेन्ड एंड इवैल्यूएटेड। अब क्या करते हैं, ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन क्यों बोला जा रहा है, कुछ डाटा पे मैं ट्रेन कर लेता हूँ, बचे हुए पे इवैल्यूएट कर लेता हूँ कि जवाब कैसा दे रहा है, सही भी दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, आप क्या करोगे उन 100 क्वेश्चन का, जब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आप 70-80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और बचे हुए अनसीन 20-30 क्वेश्चन के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो कि मेरे को याद भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लें, तो दैट्स व्हाट द सेम इज मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन। दिस इज द 5th स्टेप। आगे होता है दोस्तों, एक बार आपका मॉडल बन जाता है तो आप मॉडल को क्या होता है, इंडस्ट्री में बार बार ट्रेन नहीं करते हो। रीट्रेनिंग ओनली हैपेंस एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब उसकी जरूरत होती है। इस वजह से आपका जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसे आपको सेव करके कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, ताकि ये सेव्ड मॉडल बार बार देख सके, ठीक है। जैसे कि चैट जीपीटी है, इतना बड़ा मॉडल है, इतना वास्ट है, ठीक है, लैंग्वेज मॉडल है। अब उसे ट्रेनिंग करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। तो इस सिचुएशन में उसे सेव करके रखा हुआ है ताकि उसे रेफरेंस के लिए कभी भी रेफर किया जा सके। ये सेम चीज यहाँ पे भी यूज होती है। यहाँ पे आप क्या करते हो, मॉडल को सेव कर रहे हो, ठीक है। सेव के लिए बेसिकली जॉबलिब पैकेज का यूज किया जाता है। आप उसे डंप कर देते हो अपने मॉडल को एक पर्टिकुलर पिकल फाइल के नाम से, और बाद में उसी को यहाँ पे लोड कर लेते हो जैसे मैंने किया हुआ है। और अगर उसे ही लोड करोगे तो बाद में दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्रेडिक्शन ले सकते हो, डायरेक्टली उसे पूछ सकते हो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट इज बेसिकली सेविंग द मॉडल एंड लोडिंग द मॉडल मीन्स। और फाइनली ये लास्ट में मैंने क्या दिखाया हुआ है, कंप्लीट रन दिया हुआ, मतलब जो भी मैंने ऊपर कंबाइन किया था, मतलब अलग अलग लेवल पे बनाया था, वो यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया है, सिर्फ एक शेल में इसे रन करने की कोशिश की है, जहाँ पे एट ए सिंगल स्ट्रेच आपके सारे आउटपुट आ गए हैं, ठीक है। वो सारा जो ऊपर मैंने समझाया वो एक शेल में बेसिकली रन किया है, कहने का तात्पर्य इतना सा है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको जो मैं इस वीडियो से समझाना चाह रहा था वो ये कि आप पाइपलाइन समझो। आपके पास डाटा आ जाता है, आप मॉडल बना के सीधा फेंक देते हो, ऐसा नहीं होता। आपके पास डाटा आता है, उसके बाद आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, उसकी प्री प्रोसेसिंग प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इंटरव्यू में आप वहीं पे फंसते हो। प्री प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री प्रोसेसिंग के अलग अलग स्टेप, मिसिंग वैल्यूज हो सकता है, आउटलायर हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग करने की जरूरत पड़ रही है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी को आप हैंडल करते हो प्री प्रोसेसिंग वाले स्टेज में, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, आपके पास प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ईडीए करते हो, एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस करते हो, ताकि पता चल सके डाटा के टारगेट के साथ रिलेशन कैसा है, रिलेशन भी है या नहीं, ठीक है। एंड फिर आप फीचर को इंजीनियरिंग करते हो, स्केलिंग करते हो, रेडी करते हो उसे बेसिकली मॉडल ट्रेनिंग के लिए, और मॉडल ट्रेन करके इवेल्युएट करके बाद बेसिकली अपने मॉडल को यहाँ पे सेव कर लेते हो, ठीक है। ये आपका कंप्लीट डाटा साइंस का पाइपलाइन होता है। उम्मीद करता हूँ मैंने आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा साइंस पाइपलाइन होती क्या है और कैसे काम वो करती है, ठीक है। मैं डाटा साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग समझता हूँ कि फील्ड है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्योंकि उन्हें जो है इंटरेस्टिंग टीचर्स नहीं मिले या किसी कारणवश उन्हें इंटरेस्टिंग सोर्स से पढ़ने का मौका नहीं मिला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको बना सकूँ कि आपका इस टेक्नोलॉजी के प्रति वापस इंटरेस्ट जाग सके, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर एमिंग समथिंग बिग इन द इंडस्ट्री, एंड that is always good to have in the trending field, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस ट्रेंडिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस ना चाहते हैं तो मैं वीडियोस फ्यूचर में बनाऊंगा,
और स्पेसिफिकली आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिलेटेड टू डाटा साइंस, रिलेटेड टू इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह वगैरह, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ डाटा साइंस पाइपलाइन इससे क्लियर हो गया होगा कि डाटा साइंस पाइपलाइन होती क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन से अलग अलग स्टेजेस होते हैं एक डाटा साइंस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। आई होप चीज़ें बहुत हद तक अब क्लियर है। अगर आपका कोई भी कमेंट सुझाव है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर जर्नी। और उम्मीद करता हूँ कंटेंट जो हम बना रहे हैं वो आपके लिए मीनिंगफुल होगा, रिलेटेबल होगा और हेल्पफुल भी होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।